नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हाथ में चाय की प्याली हो, बगल में मोबाइल हो, कुछ दस्तावेज हो, आप आराम से सफर कर रहे हो। माना यही जा रहा है कि इस बार रेल मंत्री इसी दिशा में बढ़ेंगे कि यात्रियों को सुविधाओं के साथ साथ हो सकता है आपकी जेब कुछ भारी भी हो जाए, लेकिन ये दरअसल उस क्लास के लिए है जहां पर ये सुविधाएं चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में रेल का मतलब सुविधा नहीं, बहुत ही छोटा सा सफर या बहुत लंबा सफर और उसको दूरी को पाटते हुए किसी तरीके से वक्त पर पहुंचने की जद्दोजहद होती है। लेकिन बावजूद इसके बरसों बरस के बाद रेलगाड़ी, भारत की जीवन रेखा और इन सब के बीच आज सुरेश प्रभु का इस सरकार के भीतर दूसरा रेल बजट। कई सवाल हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि पहली बार यह भी नजरिया आ रहा है कि सुरेश प्रभु उस जगह से आते हैं जहां पर वो समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बजट घाटा ना हो, आने वाले वक्त में सुविधाएं किस तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बड़े हो गए। सुरेश प्रभु इस वक्त निकल चुके हैं अपने घर से संसद भवन के लिए, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से उनकी सीधी, पहले शायद वो रेल भवन भी जाएंगे और वहाँ से वो संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे। रेल से पूरे देश की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, लोगों की चिंताएं भी है, लोगों की कठिनाइयां भी है। हमारा रेल बजट इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोगों को जो भी अपेक्षा है वो पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश की है, उसमें कामयाब रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। कितना फायदा सर हो गया? प्रभु की ये खासियत है, वो टू द पॉइंट बोलते हैं, जितनी बातें कहनी है उतनी ही कहते हैं। और सुरेश प्रभु का ये अंदाज आज का नहीं है। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस देश में नदियों को जोड़ने का सवाल खड़ा हुआ था, तब भी सुरेश प्रभु के हाथ में शुरुआती दिनों में बात आई तो उन्होंने इसी तरीके से बोला कैसे नदी जोड़ेंगे। उनसे एक बार यह भी कहा गया था कि हम देश में सड़कों को जोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आप क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस पर भी उन्होंने वाजपेयी जी को एक ही बात कही थी उस पीरियड में। उनका कहना था कि वाजपेयी जी जब सड़कों को जोड़ना है तो इसमें अलग अलग राज्यों को आपको इंटैक्ट एक साथ करना होगा और ऐसा ना हो कि कहीं केंद्र राज्य टकराने लगे। वाजपेयी जी ने उस दौर में हर मुख्यमंत्री को टेलीफोन उठाया। और संयोग देखिए, जब रेल का मसला आया है तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास रेल मंत्रालय ने पत्र भेजा। उसमें से 6 मुख्यमंत्रियों का पत्र का जवाब आ गया और कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, रेल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 12 बाकी का अभी भी नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच जो दृष्टि है, जो विजन है, वो बड़ी साफ है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। हमारे तमाम संवाददाता हर जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में भी वी.के. दत्त साहब जो कि पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, और साथ ही हरीश चंद्रा साहब जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं फाइनेंस रेलवे के। हरीश चंद्रा जी, एक सवाल हर जहन में होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बड़ा हो जाए, क्योंकि लगने ये लगा है कि दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार बड़ी धीमी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 पार्ट हैं मेनली। एक तो आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। रेलवे का जो अपना अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें इस संबंध में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे काफ़ी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो प्रोजेक्ट को के देरी करने के लिए जिम्मेदार हैं। लैंड एक्विजिशन तो खैर सभी के लिए लागू हैं, लेकिन रेलवे के अपने कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है। जैसे आपका प्लान्स का अप्रूवल है या डिज़ाइन फाइनलाइजेशन का है। सदानंद गौड़ा ने 2014 में बड़े ईमानदारी से कहा था, उनके बजट का एक हिस्सा है कि दरअसल बीते 30 बरस में 676 प्रोजेक्ट लाए गए, लेकिन 327 प्रोजेक्ट अब भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बात उन्होंने कही थी। हम बात करें, लेकिन इससे पहले हमको लगता है कि जरा रेल का मतलब तो यात्री हो जाता है और यात्री का मतलब सफ़र हो जाता है। पटना और कोलकाता जी, रोहित, क्या लोग सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा रेल मंत्री है जो शायद
हिंदी पट्टी में कम घूमा है, यहाँ के मुश्किलात को कम जानता है, और शायद जानता है तो उसको अब टेक्निकली पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए जनरल डब्बा हर रेलगाड़ी में बढ़ा दिया जाए, यह भी सोचा जा रहा है। लेकिन आपके पीछे जो यात्री हैं तो जनरल कंपार्टमेंट और मेरे ख्याल से दूसरे दर्जे में सफ़र करने वाले ज़्यादा हैं। इनके जहन में क्या है रेल मंत्री को लेकर? जी प्रसून जी, यात्रियों से ही बात करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है, क्या चाहते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ मुंबई के एक यहाँ पे यात्री हैं जिनको अभी बनारस जाना है। आप बताइए, सुरेश प्रभु भी आप ही के इलाके से आते हैं, आप खुद मुंबई से भी आ रहे हैं, जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार? बजट में सब जो हो सरकार के लिए ठीक है। यात्रियों के लिए कम से कम सुविधा होना चाहिए, पेंट्री कार होना चाहिए, गाड़ी समय से चलना चाहिए, पब्लिक को, आम जनता को तकलीफ ना होना चाहिए। और जहाँ से किराया बढ़ाने की बात हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि किराया बढ़ सकता है। किराया अगर बढ़ सकता है तो आम जनता के लिए जो सुविधा हो सकती है, सुविधा बढ़ाने के बाद सोचा जाए कि बढ़े या ना बढ़े, बढ़ाना चाहिए या ना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? कुछ खास इस पे नजर होनी चाहिए युवाओं के लिए? जी सर, बिल्कुल। क्या जैसा आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। युवाओं के लिए चाहिए कि अभ्यर्थियों की जो बहुत टिकी हुई है उसमें कुछ रेलवे में कोई नियुक्ति हो, बहाली हो। नौकरियां चाहते हैं आप रेलवे से? नौकरियां रेलवे में। और खासकर बिहार के लिए कुछ आप लोग की उम्मीद है, कुछ चाहते हैं बिहार के लिए? यस, बिहार के लिए आप लोग क्या चाहते हैं बजट में? बिहार के लिए पहले तो रेल बजट में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा किया जाए। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराने रेल मंत्रियों द्वारा जो परियोजना है, सुशील से जो काम चल रहा है उसको पूरा किया जाए। रोहित, दूसरा कि रेलवे में प्रॉपर ऑडिटिंग हो। रोहित, एक सवाल हमारा भी इनसे पूछ लीजिए। बिहार को इस वक्त दो शख्स चला रहे हैं, एक है नीतीश कुमार, दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव। दोनों रेल मंत्री रह चुके हैं, आप बिहार में ही हैं, और इन सब के बीच इनको देखकर उनको क्या लगता है कि अब कोई अच्छा रेल मंत्री आया है या नहीं आया है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, प्रसून जी का सवाल है कि बिहार में के ही कोई ना कोई व्यक्ति होता है, हमेशा रेलवे मंत्री रहा है पिछले 10-15 सालों से, पासवान हो, नीतीश हो, लालू हो। अब एक ऐसा व्यक्ति है सुरेश प्रभु जो कि महाराष्ट्र से आता है, जिसको बिहार के बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्या आपको लगता है कि वो समझ पाएगा बिहार की ज़रूरतें क्या है इस वक्त? बिहार की ज़रूरतों को उनको समझना होगा, धरातल पर उतरना ही पड़ेगा। बिहार की जो ज़रूरत है, पहले तो जो हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसमें पहले सुरक्षा का ख्याल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। सफाई व्यवस्था, और दूसरा ट्रेनों की संख्या बढ़ाना। बिहार से हमेशा जो दिल्ली के लिए जो हमेशा इतनी सारी ट्रेनें खुल गई, उसके बावजूद भी भीड़ रहती है ट्रेनों में। क्या लगता है दिल्ली और बिहार के बीच में कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेनों की ज़रूरत है? कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेनों की ज़रूरत है, और रेलवे ट्रैक का भी रख रखाव की भी आवश्यकता है। जैसे आप ट्रेन बढ़ाओगे, जैसे मेट्रो वगैरह की बात हो रही है, या मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, तो पहले उसके लोड सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। आपको रोहित, इनका नाम और वो पूछिए, ये कहाँ काम करते हैं? तो रेलवे बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपदा केवल। आपका नाम क्या हुआ? नाम तो सुमन कुमार। कहाँ काम करते हैं आप? काम हम तो ऐसे ही प्रोफेशनल इंजीनियर हैं। चलिए, आपकी बातों से लग रहा है जैसे कि आप बहुत जानकार हैं, टेक्निकल चीजों के बारे में आप सब जानकारी रखते हैं। इसलिए उठाना जरूरी है कि ये जो काम कहाँ करते हैं सुमन जी? आपदा बार बार जो आ रही है उसमें चेतावनी देनी है कि रेलवे में भी आपदा आ सकती है, इसलिए कि जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। हम एक मिनट जरा कोलकाता चलते हैं। ठीक कह रहे हैं वो, टेक्निकली चीजें ठीक होनी चाहिए। जरा कोलकाता में भी हमारी संवाददाता है, और खासतौर से इस पूरी पट्टी में बड़ी मुश्किल स्थिति है रेलगाड़ी को लेकर, बड़ी तादाद में लोग का सफर करना, और हमारी संवाददाता चूंकि वहीं पर मौजूद है। क्या है आशा कोलकाता खासतौर से बंगाल को लेकर, और जब बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, और माना यह जाता है कि इस बार सरकार की नज़र जो है चुनावी राज्यों पर खास है, तो कुछ उम्मीद है लोहीवाल जी? जी बिल्कुल। अगर मैं ये कहूं कि अभी तक तो एक दशक में जब तक ममता बनर्जी और उनके बाकी दो मंत्री दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय रेल मंत्री थे, तो बंगाल पर तो ममता बनी हुई थी रेल मंत्रालय की, और लगातार ट्रेनें मिलती रही थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है, और लोगों की भी यही शिकायत है। इस बार राजनीति का माहौल है, चुनाव आ रहे हैं, अगले 2-3 महीने में चुनाव आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि बंगाल को इस बार कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा रेल बजट से, और आप क्या आशा करती हैं? आशा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी है, लेकिन पिछले बार जो खाली हाथ हुआ था उससे हम लोग बहुत डिप्राइव हुए थे। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि इस बार
कोई नया ट्रेन आए, कोई शौचालय का उन्नति हो, खाने का उन्नति हो, और टिकट का जो प्राइस है वो ना बढ़े। वो सब थोड़ा बहुत बंगाल की तरफ भी आप लोग देखिए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत भी देखिए, बंगाल असम भी देखिए, असम में भी इस बार चुनाव है, क्या कहिएगा इस बार? ना एक्चुअली असम जो है हमारे यहाँ पे लगातार जो होता है कि ज़्यादातर लोगों जो लोकल ट्रेन में चलता है उसका अगर भाड़ा ना बढ़ा जाए तो उसमें बहुत अच्छा है। और परिसेवा जो है, परिसेवा स्वच्छ भारत अभियान के जो बीजेपी लोग बोल रहा है, अगर वो परिसेवा अगर रेल में मिले तो भी अच्छा है। और क्या बोले कि क्या कहिएगा, ट्रेन में आप जिस तरह से लगातार सफर करते हैं, आप युवक यहाँ से छात्र दिख रहे हैं, कि आपको लगता है छात्रों को ज्यादा बेनिफिट दिया जाए और खासतौर से इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाए? वो तो ट्रेन संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा सुविधा जो है वो तो ट्रेन संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार तो बेनिफिट बंगाल को बेनिफिट ऑफ डाउट ही मिल जाएगा? इतने बार ममता बनर्जी मोदी जी से मिले हैं, थोड़ा बहुत तो सेटिंग हुआ होगा। अब इसके बारे में तो क्या कहेंगे कि क्या रहा होगा, लेकिन चुनाव के साथ साथ अगर आशा लोगों की है तो वो भरपूर है कि इस बार कुछ न कुछ तो बंगाल को बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा। नहीं, सही है, लेकिन एक चीज़ तय है, इस बार बहुत कोई नई गाड़ी का ऐलान लगता नहीं है कि फिर से होगा, और शायद भाड़ा भी बहुत नहीं बढ़े, ये भी हो सकता है। वीके दत्त साहब, एक जानकारी की, एक बात बता दो। जी बोलिए। प्रसून जी, इस बार रेलवे अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि पैसेंजर जो यात्री सफर करते हैं उसमें 7% डिप हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि लोग या तो रोड से सफर कर रहे हैं या फिर हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, और जो 70% इनकम आती है रेलवेज की वो अधिकतर फ्रेट से आती है। तो क्या यात्री कम सफर कर रहे हैं या कि त्रस्त होकर वो दूसरा वाहन ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल में चुनाव है, आप इधर खड़े हैं, रोहित पटना में खड़े हैं, वहाँ चुनाव हो चुके हैं। रोहित, एक आपसे हम जवाब पूछना चाहेंगे, जब चुनाव होते हैं रोहित, उस समय केंद्र का नजरिया और चुनाव के बाद केंद्र का नजरिया बदल जाता है क्या रोहित? जी देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव बिहार में खत्म हो चुका है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स अगर हो सकते हैं कि बंगाल के लिए लिए जाएं, यात्रियों को ध्यान में रख के उसका कुछ फायदा मिल सके। लेकिन यात्रियों से ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव अब खत्म हो चुका है, तो क्या लगता है केंद्र सरकार में जो रेलवे बजट आने वाला है, बिहार के लिए कुछ होगा इसमें, या फिर सुरेश प्रभु ये सोचेंगे कि भाई यहाँ तो चुनाव है नहीं, यहाँ बिहार को इग्नोर कर दिया जाए? बता दीजिए। जो रेलवे के जो एथी है उसको पब्लिक को बढ़िया से बढ़िया माने एथी मिलना चाहिए, सर सफाई मिलना चाहिए, बजट में पैसा कम होना चाहिए, यात्री को थोड़ा सुविधा होना चाहिए। चुनाव से कोई फर्क पड़ता है? अगर बिहार में चुनाव होते तो कुछ हो सकता था, कुछ फायदा मिला यहाँ जनता के लिए? चुनाव में तो अभी क्या उसमें कोई परिवर्तन तो आया नहीं जी, पहले जैसा जो होता वो परिवर्तन। देखिए ये बिहार की खासियत है, उन्होंने कहा कि जो बिहार में एथी है तो एथी मिलना चाहिए। हम एक मिनट, जरा रेल मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज सिन्हा जी, हम जरा उनके पास पहले सीधे चल रहे हैं। अहमद, जरा बात कीजिए, क्या विजन है मनोज सिन्हा जी का, क्या कहना है? अहमद अजीम जी, जरा पूछा जाए मनोज सिन्हा जी का क्या कहना है, रेल राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज बजट आने वाला है, आपको पहले तो मुबारकबाद, और दूसरा क्या उम्मीदें रखें लोग आपके इस बजट से? भारतीय रेल की बेहतरी के लिए और देश के आम यात्री को केंद्र बिंदु में रख करके बनाया गया बजट होगा। क्या ट्रेनों की संख्या कुछ बढ़ने वाली है इस बार, या जो सुविधाएं हैं फोकस उसके ऊपर ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है डिटेल बाद में मिलेगी, लेकिन कुछ अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। दोपहर बाद आपसे विस्तार से बात करेंगे, थोड़ी देर और इंतजार करिए, 12 बजे प्रभु जी संसद में सब कुछ बताएंगे। ये कुछ लकी कलर है आपके? नहीं, बस संयोग की बात है। संयोग की बात है। चलिए, शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो विस्तार से बजट के ऊपर अभी फ़िलहाल बात करने के मूड में नहीं है, जाहिर सी बात है डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती बजट की चीज़ें, लेकिन रेल और आम यात्री दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया ये बजट होगा। कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को, जाहिर सी बात है ये डिटेल आने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। वीके दत्त साहब, विज़न क्या होगा? देखिए, जो विजन है और गोल है,
अच्छी बात है, पिछले बजट में मंत्री जी ने 5-4 साल का गोल बता दिया। पहले तो कस्टमर, जिसमें जो इतनी सुविधाएं हैं सब उन्होंने डिटेल, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, IT। अच्छा, दूसरा सेफ्टी, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग, और चौथा उन्होंने कहा सेल्फ सस्टेनिंग। हम केंद्र की सबको इंटैक्ट कर पाएंगे अपने बजट के सीमा में। जी हाँ, जो आपने मुद्दे उठाए। हाँ, इसको इंटैक्ट करके एक है कैपेसिटी बढ़ाएं जिससे लोगों को बैठने की जगह मिल पाए। आज़ादी के वक्त 80% व्यक्ति रेल से यात्रा करता था, 85-51 में, अब वो 10% रह गया है। पिछले जो व्हाइट पेपर मंत्री जी ने निकाला उनका सब 23% कुल नेटवर्क बढ़ा, और 16 गुना पैसेंजर बढ़ा और 13 गुना ट्रांसपोर्ट बढ़ा। कहने का मतलब जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था उससे बहुत पीछे रह गया। और जो ये कम हो रहे हैं, जब जगह ही नहीं है तो 3 गुना किराया दे के पैसेंजर बस से जाता है, स्टैंडी में जाता है, परेशानी से जाता है। तो हर भारतीय की पहली पसंद है रेलवे, अगर रेलवे में जगह मिले। चलिए ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जी, विजन होगा क्या इस बजट का? न्यूक्लियस क्या होगा? देखिए, विजन तो कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे बड़ा विजन होना चाहिए, क्योंकि वो सारी समस्याएं जो है उसी से जुड़ी हुई हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पिछले वर्ष भी उन्होंने जो प्लान, इतनी बड़ी तादाद में यात्री हैं, उन यात्रियों के साथ रेलगाड़ी सफर पे ले जा सके, ये व्यवस्था करनी है। आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये व्यवस्था खाली हम पैसेंजर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें फ्रेट की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो रेलवे का जैसा कि बताया गया 70% रेवेन्यू जो है वो फ्रेट से आता है, और पैसेंजर पे तो लॉस मेकिंग है पैसेंजर। तो आपको विजन क्या होगा? कमाई बढ़ाएंगे, यात्रियों को सुविधा देंगे? नहीं, दोनों होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा ही है। ये दोनों विरोध चाहिए। आपको लगता क्या, चूंकि अब तो पेश होने वाला है, होगा क्या? यही तो है जादू, होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये तो कयास लगाना तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किराया भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ फिगर्स दूँ। इंडिया में अगर आप पैसेंजर किराए का देखें तो अगर इंडिया में 1 रुपया है तो चाइना में 2 रुपये 70 पैसे है, रूस में 6 रुपये 70 पैसे है सेम सर्विस का, जापान में 9 रुपये 40 पैसे है, और जर्मनी में 6 रुपये 20 पैसे। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के उस पर बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद बता रहा हूँ। ओके। और अगर आप फ्रेट का देखें, नहीं, हम इस पे आएंगे, चूंकि देखिए मेरे ख्याल से पर कैपिटा इनकम चाइना, रशिया, जापान, इन तीनों जगहों का भारत की जो तुलना है, तुलनात्मक तौर पे अध्ययन करेंगे तो जो लोग सफर करते हैं वो लगभग 16 गुने का अंतर आ जाता है औसतन। नहीं, लेकिन आप सुना नहीं आपने, मैं परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्ट करके बता रहा हूं आपको। जापान और भारत, आप ये जो पर कैपिटा इनकम वगैरह बता रहे हैं, हाँ, मैं परचेजिंग पावर पैरिटी का एडजस्टमेंट करके बता रहा हूं। हम आपको कुछ उदाहरण देंगे। पिछले दिनों ही हमने सफर किया डाल्टनगंज से लेके रांची तक, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से किसी के पास टिकट खरीदने तक के लिए पैसा नहीं था, और वो रेलवे डिपार्टमेंट ने मान लिया, हाँ पैसा नहीं है तो हम क्यों टिकट काटे। ना कोई टिकट चेकर था वहां पर, और ना कोई किसी रूप में अधिकारी मौजूद था। उसने बोला ये ट्रेन सिर्फ चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाती है छोड़ देती है, यही हम कर सकते हैं, ये पूरा ट्राइबल इलाका है। हम इस पर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अहमदाबाद में क्या आशा है गोपी मनियार? आज रेल बजट पेश होना है, लोगों को काफी उम्मीद है रेल मंत्री प्रभु से कि रेलवे में काफी सारे बदलाव हो। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात का हब कहा जाता है, यहाँ पर भी अगर हम बात करें सफाई तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या उम्मीद है आपको रेल मंत्री से आज के बजट? हम उम्मीद यही रखते हैं कि जो ट्रेनें अभी चालू है वो टाइम टू टाइम चले। बुलेट ट्रेन तो बात की बात है, और जो ट्रेनों में सफाई कम हो रही है उसको सफाई कम किया, सफाई जल्द से जल्द किया जाए, और प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द वर्कर बढ़ा के क्लीन किया जाए प्लेटफॉर्म को। बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ा के बड़े किए जाए। साथ ही जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन बाद में, लेकिन जो लोकल ट्रेन चलती है वो टाइम से चलनी चाहिए। साथ ही खाने पीने की अगर हम बात करते हैं तो खाने पीने में भी लोगों को सफाई चाहिए। आप बताइए, आज बजट आना है, क्या उम्मीद रखते हैं आप रेल मंत्री से? रेल मंत्री जी से तो एक ही, सबसे पहले कि ट्रेनों में थोड़ी सफाई होनी चाहिए, और ये सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे ये गंदगी ना हो। आप खाना खा रहे हैं यहाँ से रेल कैंटीन से लेकर, क्या उम्मीद है, खाने में किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं? देखो, रेट तो वो अच्छा ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, मगर रेट की अपेक्षा वो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है हमें। रेट हाई है, MRP पे हमें हर चीज मिल रही है, मगर वो उसकी अपेक्षा सही नहीं बैठ रही है हमारे हिसाब से। अहमदाबाद से जो ट्रेन चलती है नई दिल्ली आती है, पुरानी दिल्ली नहीं जाती है। कपिल,
पुरानी दिल्ली का एक ऐतिहासिक महत्व है, पुरानी दिल्ली एक लिहाज से पहचान है और आप उसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। लेकिन पुरानी दिल्ली की पहचान के साथ जब आप रेलवे स्टेशन पे घुसते हैं तो आपको अंतर समझ में आ जाता है ये क्यों पुरानी दिल्ली है और नई दिल्ली में प्लेटफॉर्म तक गाड़ी कैसे चली जाती है। ये अंतर भी बहुत कम दूरी में नज़र आता है। तो वहाँ पर जो यात्री पहुँचते हैं जिस भी रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए, उनके भीतर क्या सवाल हैं इस बजट को लेकर, या कोई सवाल ही नहीं है? बिल्कुल बहुत दिलचस्प आपने बात कही है ये, और यही हमने जब सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं वो महसूस किया है कि यहाँ जो यात्री पहुँचता है उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। जो उसकी सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि उसको एक रेलगाड़ी मिल जाए जो उसको मंजिल तक पहुँचा दे, और सीधे हम जो लोग हैं उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। बताइए, आप यहाँ पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए आए हैं, आज रेल बजट पेश होने वाला है, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर कहीं कोई सवाल है मन में? उम्मीद किस बात की, यहाँ तो रेलवे लाइन पड़ती नहीं है, पड़ने से पहले उसको उखाड़ने में रहते हैं, और एक रेलवे लाइन को चलाने के लिए इनको 3 साल का टाइम लगता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रभु जी, जब आप बोलेंगे थोड़ी देर बाद संसद में, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए देखिए, आप बताइए, आप यहाँ कौन सी गाड़ी पकड़ने के लिए आए? हम तो शामली वाली में चलते हैं, बड़े परेशान हैं, रोज बैकम कटते हैं, ना गाड़ी टाइम से आती ना जाती। टिकट मिल जाता है या लेते हैं आप टिकट? अजीब MS सब टिकट क्या पास बन रहा हमारा। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रेन है वो अच्छे प्रकार से चले। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि गाड़ी लेट हो रही है, अभी 3 दिन से इतनी परेशानी हो रही है, टिकट की तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये बिल्डिंग बड़ी ऐतिहासिक है, बड़ा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, क्या यहाँ पर सुविधाएं उस हिसाब से हैं? अभी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, ऐसे कोई सुविधा नहीं है। देखिए प्रसून, ये यहाँ पर चीज है, जब हमने कपिल एक चीज है, तो हमने हमको कपिल ठीक कह रहे हैं, जो उम्मीद ना होना, हम आपको तुरंत लिए चलते हैं। दरअसल नई दिल्ली में अमित चौधरी हैं, हम देखिए दोनों में कितना अंतर है, दूरी चंद किलोमीटर की, लेकिन वहां लोग क्या सोचते हैं, अमित जरा बताइए, उसके बाद हम ब्रेक पर भी जाएंगे। अमित, people come in clinic. We also started a program in which non-governmental प्रभु का रेल बजट प्रभु ही जाने, लेकिन लोगों की क्या इच्छा है प्रभु से, ये बताने के लिए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो लोगों की ज़रूरत से काफ़ी कम है। यहाँ पर बैठने तक के लिए जगह नहीं है, जितनी संख्या लोगों की यहाँ पर होती है उनके हिसाब से आप देख सकते हैं सुविधाएं नहीं है। जो लोग हैं वो नीचे सोने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बदलाव चाहते हैं वो, और क्या उनको मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, ये सीधे इनसे बात कर लेते हैं। मैं आपसे आना चाहता हूँ, रेल बजट है आज, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं चाहता हूँ कि रेल बजट में जो सुविधाएँ हैं, जिस हिसाब से फेयर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से फेयर बढ़ा रही है उस हिसाब से फैसिलिटी भी दे, और मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थे हमें। तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने एक नया रूल लगा दिया है कि जो वेटिंग टिकट वाले हैं वो भी रिजर्वेशन वाले उसमें चढ़ नहीं सकते। तो जिनके पास टिकट है उन्हें सुविधा चाहिए, जो परेशान हैं वो वक्त पर चाहते हैं, और इन सब के बीच पुरानी दिल्ली, जी गालिब के घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये रेलवे स्टेशन, और दूसरी तरफ लुटियंस की दिल्ली से लगभग सटा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अंतर कैसे पाटा जाए, रेलवे दरअसल किस तरीके से जीवन रेखा है। तो एक ऐसे रेल बजट का इंतजार हो रहा है जो पहली बार कोई पॉलिटिशियन नहीं पेश कर रहा है, बल्कि एक लिहाज से हम कह सकते हैं प्रोफेशनल इस लिहाज से, क्योंकि उसे किसी को चुनाव जिताना नहीं है। वो चाहते हैं कि देश के भीतर एक ऐसा रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जिसमें लगे कि हाँ, रेल पर अगर बोझ है तो इस दौर में यात्रियों को भी सुविधाएं हैं, सफर कर पा रहे हैं। रेल मंत्री पहुंचे थे रेल भवन घर से निकलकर, और उसके बाद अब संसद के लिए रवाना हो गए, और संसद भवन के लिए रवाना हुए। चंद मिनटों में वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वहां वो अपना बैग दिखलाएंगे, वहां पर तस्वीरें ली जाएंगी। ये आप देख सकते हैं उनकी रवानगी जो हो रही है। और इन सब के बीच आज सुबह से ही अलग अलग तरीके से अंदेशा यही था कि हमें यात्रियों का पूरा ख्याल है, और खासतौर से जो बोझ है उसको भी कम करना है, इस दिशा में भी ख्याल है। इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में रेलवे का बढ़ नहीं पा रहा, उस दिशा को भी देखना है। राज्यों के साथ तालमेल बनाते बैठाते हुए रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से बनाना है। बजट भारी पड़ रहा है, उसमें भी पैसा चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं रेलवे भवन से निकलते हुए।
तो रेल भवन से निकलते हुए संसद की दिशा की ओर बढ़ते हुए साथ में मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री, और ये बात लगातार, चूंकि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वो हिंदी पट्टी की परिस्थितियों को समझते होंगे, लेकिन इन सब के बीच जो एक मिजाज है इस देश के भीतर रेल यात्रियों का सफर करने का, उसके लिए अगर रेलवे जीवन रेखा के समान है तो दूर चुके हैं रेल मंत्री। और वहां हम आपको दिखाते हैं कि संसद भवन पहुंचने के बाद, चूंकि 12 बजे वक्त होता है जहां पर रेल बजट पेश किया जाएगा, और रेल मंत्री सुरेश प्रभु जो कि अब पहुंच चुके हैं, इनका ये दूसरा बजट होगा। बहुत आस मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को भी, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहते रहे कि विकास का ढांचा इस देश के भीतर खासतौर से रेलवे को लेकर शुरू हो, इसके लिए उन्होंने कोई इस तरीके के व्यक्ति को रेल मंत्री नहीं बनाया जो कि राजनीतिक तौर पर कहीं से चुनाव बड़ी तादाद में जीत कर आया हो, या उसके जहन में ये हो कि अपने प्रदेश या फिर उस प्रदेश के लिहाज से। तो ये सारी स्थितियों के बीच कई चीजें निकल कर आती हैं। देखिए, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों की क्या आस है। जब सुबह से हम लोग बैठे हैं तो उसमें 2-3 चीज निकल कर आई है। पटना के लोग कहते हैं न्यूनतम जरूरतें चाहिए, कोलकाता के लोग कहते हैं चुनाव है तो जाहिर है कुछ ज्यादा मिल जाएगा। इन सब के बीच पुरानी दिल्ली के यात्रियों की तो उम्मीद ही टूटी हुई है, लेकिन नई दिल्ली की उम्मीद बहुत आस है, बहुत अपने तरीके से है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। अहमदाबाद में कहते हैं हमारा पूरा भरोसा बरकरार है, यानी बहुत कुछ मिलेगा। और इन सब के बीच चूंकि मुंबई में क्या आस है, विद्या वहां पर है क्या, क्योंकि सुरेश प्रभु को माना तो यही जाता है कि दरअसल कोंकण के इलाके में इनका घर जरूर है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र और खासतौर से, लेकिन इन सबसे इतर वो पूरे देश को लगातार सुरेश प्रभु कहते हैं कि हम इसी तरीके से देख रहे हैं जैसे नदियों को जोड़ा गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सड़कें बना दी गई, उसी तरीके से हम रेलवे को भी देख रहे हैं, हम किसी प्रदेश को नहीं देख रहे हैं। इसलिए नई गाड़ियों की कामना मत कीजिए, लेकिन कामना कीजिए कि सफ़र अच्छा हो जाए। और मुंबई तो पटरियों पर ही दौड़ती और चलती है, क्या आशा है? बिल्कुल, हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की थी और सबका यही कहना है कि सब लोग यही चाहते हैं कि सुरक्षित वो यात्रा करें। मुंबई में आप जानते हैं कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की मौतें साल में हो जाती है। तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग हर दिन मौत का मुंह देखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना खराब हो चुका है। लोगों को यात्रा करने के लिए जगह नहीं है, ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं और ट्रेन से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे साथ कुछ रेल यात्री हैं। सर, आप हार्बर लाइन पे ट्रैवल करते हैं, क्या दिक्कत है और क्या चाहते हैं कि आप इस बार रेल मंत्री प्रभु क्या दें मुंबई को? मेन चीज़ तो ये है कि पनवेल से जब हम आते हैं CST तक, तो ट्रेनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है। दूसरी बात यानी हम जैसे फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो फर्स्ट क्लास में हमें चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। बीच के स्टेशन से 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा खड़े होके हम सफ़र करते हैं हमेशा। हमने कितने बार बोला है कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे बढ़ाइए, और पैसेंजर को जब फर्स्ट क्लास का पास निकल रहा है वो तो कम सेकंड क्लास के लोग उसमें आके बैठते हैं, तो कोई चेकिंग नहीं होती है उसमें। ये तो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की बात हुई। अगर हम कहें सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी हैं, आपको लगता है कि या फिर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? एसी ट्रेन की बात की गई थी 3-4 साल पहले, आज इस साल कहा जा रहा है कि शायद आ जाए, जिसका कि ट्रायल रन होगा। आपको लगता है कि जो सुविधा अब मिल रही है उससे? विद्या, हम कुछ तस्वीरें चूंकि दिखला रहे हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं और उसी के दरवाजे पर जो एक दृश्य, बड़ा पारंपरिक दृश्य है, मीडिया उन तस्वीरों को लेता है और रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा दोनों उस बैग को दिखाते हुए, जाहिर है उसमें वो फाइल होती है जिस फाइल में पूरा भाषण होता है, जो भाषण तकरीबन ये मानकर चलिए कि वो 70 मिनट से लेकर लगभग 90 मिनट के बीच का भाषण होगा। आज इंतजार करना होगा वो कितना बड़ा भाषण होगा। और उसमें कई खांचे होते हैं। पहले खांचे में बताया जाता है रेलवे का इतिहास, उसमें अपना नज़रिया होता है, उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकलिटीज़ की तरफ बढ़ा जाता है। और पहले रुचि रहती थी हर बार कि दरअसल आखिरी हिस्से में जब आएंगे तो बताएंगे कौन सी नई रेलगाड़ियों का ऐलान हो रहा है, कितना फेयर बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, फ्लाइट सर्विसेज और पैसेंजर सर्विसेज को लेकर। तो ये सारी स्थितियों के बीच ये पूरा के पूरा जिस बस्ते को दिखाया जा रहा है, दरअसल उसमें वो फाइल होती है। लेकिन एक तरफ हम विद्या से बात कर रहे थे, हमको लगता है तुरंत जयपुर चलना चाहिए। शरद, जरा जयपुर का हाल बता दीजिए, क्योंकि हम अलग अलग जगहों को घेर रहे हैं। तो जयपुर में क्या उम्मीद, क्या आस, क्या भरोसा या नाउम्मीदी क्या है?
फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो रेलवे में कुछ परसेंट फैसिलिटीज़ जैसे पैसेंजर अमेनिटी से रिलेटेड जो है उनमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे यात्रियों से संबंधित, इंक्वायरी से संबंधित कुछ जो है जानकारियाँ। सुविधाएं तो अच्छी हो रही है दिन पर दिन, अभी फ़िलहाल पहले से अच्छा हो रहा है, तो बढ़िया है कि भले थोड़ा सा किराया बढ़ भी सकता है तो हर्ज नहीं है, मगर सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, टिकट कंफर्म मिलने चाहिए सारे को, ये सुविधाएं जल्दी होनी चाहिए। इन सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ है, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जहाँ तक सवाल प्लेटफॉर्म नंबर जो 3, 4, 5 है ना, वहाँ पे सफाई प्रॉपर नहीं है, 1 पे ज़्यादा फोकस है। अभी 4, 5 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सफाई बिल्कुल नहीं मिलेगी, वहाँ पे वो लेवल नहीं है जो 1 नंबर पर है। बाकी रेलवे में खैर बहुत ग्रोथ हुआ है, पिछले 6-7 सालों में बहुत ग्रोथ हुआ है। जयपुर को तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है पिछले 5 सालों में, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है। भाड़ा बढ़ गया तो भी चलेगा, लेकिन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए और सीनियर सिटीजन को टिकट में प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। भाड़ा बढ़ जाए, पैसा देने की स्थिति में है। हमारे विशेषज्ञ हरीश जी बता रहे थे कि किस तरीके से भाड़ा भारत में कम है, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा प्लेटफॉर्म साफ होना चाहिए। हम आपको दरअसल लिए चलते हैं बनारस, और उससे पहले एक जानकारी दे दें, भारत सरकार ने हाल में जो डॉक्यूमेंट पेश किया स्वच्छ भारत को लेकर, उसमें बनारस का नंबर जो है आखिरी 10 जगहों पर आता है कि वो बेहद गंदा है। लेकिन बनारस के यात्री, खासतौर से रेल से सफर करने वाले लोग क्या सोचते हैं, जरा सुना जाए। पुलिस होनी चाहिए, वो भी नहीं है, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वॉशरूम की प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, जाते हैं तो छेड़खानी, मतलब हर चीज़ होती है, उसकी थोड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह रेल बजट एक संतुलित बजट होगा, जिसमें खास तौर से यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। साफ सफाई कम से कम इतना इम्प्रूव किया जाए कि जो ये प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ भारत, वह रेलवे में भी प्रदर्शित हो। साथ ही साथ किराया भाड़ा में ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है तो किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तब ग्राहकों को ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। मेरा मानना है कि इस बार का रेल बजट युवाओं को देखते हुए आएगा, और हमें लगता है कि युवाओं के लिए इस बजट में हो सकता है जॉब भी, और रेलवे वैसे भी जॉब निकाली हुई है, और हमारा सबसे ज़्यादा ये है कि रेलवे जो भी करेगी इस बजट में सुरक्षा संबंधी करे और थोड़ा सा किराए में किफ़ायती लाए। कुली यही चाहते हैं कि सन 2008 में जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय कुलियों को 4 क्लास की नौकरी देने की घोषणा की और दिए, और कुछ योजना तुरंत चलाई गई और कुछ क्षण के लिए चला करके ऑटोमेटिक रोक दिया गया। इसी के कारण कुछ कुली स्टेशन पे बच गए हैं, और यही कुली चाहते हैं कि जो कुली बचे हुए हैं उनको 4 क्लास की नौकरी दिया जाए, ध्यान दिया जाए। खासतौर से बड़ा रोजगार दे सकता है रेलवे, और उसमें बहुत आस है कि दिया जाए। लेकिन एक दूसरा हिस्सा हमारे साथ, चूंकि अब अंशुमन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, इंडिया टुडे के एडिटर हैं। अंशुमन तिवारी जी, हम उस पर आए, लेकिन इससे पहले महामना एक्सप्रेस चली, हमें तुरंत बनारस देख के याद आया। उसमें टोटी निकाल ली गई, एक व्यक्ति तो वो वाश बेसिन था वही ले गया उठा के। मने हमारे यहाँ गरीबी या मुफलिसी या लूट का पैमाना इतना छोटा है कि न्यूनतम भी उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। इस स्थिति में हम रेल में सफ़र कर रहे हैं जी। ये संस्कृति का सवाल है, और ये जो कल्ट हमने डेवलप किया रेलवे में जिस तरीके का, उसने रेलवे का बहुत नुकसान किया। अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री का डेटा देखें बगैर टिकट चलने वालों का, रेलवे की संपत्ति का नुकसान का, तो आपको दिखाई देगा। इसके लिए कोई रेल मंत्री कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे संस्कार का सवाल है, और हम अपनी सुविधाओं, लेकिन मेट्रो में हम ये नहीं देखते हैं। मेट्रो में चलने वाले लोग ज़्यादा बेटर ढंग से मेट्रो के साथ बिहेव करते हैं, उसको बेहतर ढंग से करते हैं। तो शायद ये रेल को और मेट्रो को लेकर जो कल्चर का फ़र्क है, जो शहर का और रेल में चलने दूरी तो चंद घंटे, लेकिन मेट्रो भी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन मेट्रो में भी लोग बहुत हाईवी ट्रैफिक फ्लो करता है। रेल बजट में एक महत्वपूर्ण बात पुण्य जी जो मैं इस समय कहना चाहता हूँ, जिससे इस बजट का संदर्भ हम समझें, सुरेश प्रभु लगभग वहीं खड़े हैं जहाँ 1991 में मनमोहन सिंह खड़े थे। रेलवे की स्थिति ठीक वैसी ही जैसे 91 में भारतीय अर्थव्यवस्था की थी। ना उसमें मॉडर्नाइजेशन था, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास रिसोर्सेज थे, ना उसके पास फ्यूचर की कोई बड़े योजनाएं थी। और मनमोहन सिंह ने 91 में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस रेडिकल ढंग से चेंज करने का प्लान प्रस्तुत किया, सुरेश प्रभु आज उसी जंक्चर पर खड़े हुए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट
वित्त मंत्री के परसों आने वाले बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, रेल दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसका जो CBM है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, हमारा भरोसा उस पर हो कि वो समय पर चलेगी, हमें अच्छी सुविधा देगी और हमें एक बेहतर मॉडर्न ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर देगी। ये जो उम्मीद है CBM, उसके लिए सुरेश प्रभु का यह बजट महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसे लैंडमार्क बजट मान रहा हूं क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में सुरेश प्रभु ने इस चीज को बेहतरी से समझ लिया है। मेरी व्यक्तिगत चर्चाओं में भी, आपकी व्यक्तिगत चर्चाओं में भी, और हम लोग जो रेलवे कवर करते हैं और देखते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने बेहतर ढंग से समझ लिया कि रेलवे की समस्या क्या है और समस्याएं वही CBM है। मैंने CBM शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया, कंजेशन, बिजनेस और मॉडर्नाइजेशन। और इन्हीं 3 चीज़ों से वो सारी उम्मीदें निकलती हैं जिनकी चर्चा आप अलग अलग जगह, जयपुर से लेकर बनारस तक और मुंबई से लेकर हरियाणा तक सुन रहे हैं कि किसी को ट्रेनें टाइम से चाहिए क्योंकि कंजेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए ट्रेन टाइम से नहीं चलती, नेटवर्क पे कंजेशन खराब है। रेलवे 54 पैसे लगाती है और 26 पैसे कमाती है फ्रेट और पैसेंजर। ये जो आपने एक सवाल किया, अच्छा है कि कल बजट आज जो है वो कल आने वाले यानी 4 दिन बाद जो आम बजट आने वाला है उससे पहले एक मापक भी है कॉन्फिडेंस मेजर का। 1 मिनट हरीश चंद्रा जी, अब ये बताइए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ विस्तार देने लगते हैं रेलवे को, तो रेलवे का विस्तार, लेकिन सफ़र तो आज कर रहा है जो व्यक्ति, वो कल भी कर रहा है, परसों भी कर रहा है। उम्मीद और भरोसा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है रेलवे के साथ, तो उसका असर पॉलिटिकल ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच सुरेश प्रभु कहीं फिट बैठ पाएंगे? राजनीतिक तौर पर भी हम सफल दिखें, इकोनॉमिक की तौर पर भी दिखें और जनता के बीच एक उम्मीद भी जागी रहे। देखिए, एक बार मैंने पहले भी कहा था कि हम ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं ये कुछ बहुत ज़्यादा एग्जीजरेटेड है। अगर आप प्लान को देखें, पिछले साल की प्लान 1 लाख करोड़ की थी, तो जो पॉलिटिकल जो दबाव होता है वो खाली न्यू लाइंस के लिए होता है जो 10% से ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब 90,000 करोड़ जो है वो तो रेलवे के जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है। तो पहली तो बात ये कि ये पॉलिटिकल दबाव का जो है इसका कुछ थोड़ा बहुत असर होता होगा, लेकिन उसका 10% से ज़्यादा असर नहीं होता। पहली तो बात ये है। दूसरे, रेलवे जो है वो लॉन्ग जेस्टेशन वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप एक तो जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम लगता है और उसके बाद उसका रिटर्न आने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक आप कोई क्वांटम जंप रेलवे में नहीं कर सकते एकदम से। किसी भी इंडस्ट्री जो कैपिटल इंटेंसिव हो और लॉन्ग जेस्टेशन वाली इंडस्ट्री हो, उसमें आप कोई क्वांटम जंप नहीं कर सकते, इंक्रीमेंटल ही कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल की रफ्तार आप तेज कर सकते हैं। जैसे पिछले बजट में जो कैपिटल आउटले था वो 65,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हुआ। इट वाज ए क्वांटम जंप। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि आपको इंटरनल एक्सटर्नल कैपेसिटी एग्जीक्यूशन की बढ़ानी है, जो एक चैलेंज है। ठीक है वीके दत्त साहब, अब हम चूंकि कुछ हिस्सा क्या कहा रेल मंत्री ने उनका सुने, उससे पहले एक कमेंट चाहेंगे। ये जो बात कहेगी, क्या वाकई रेलवे बजट एक उम्मीद बन सकता है आम बजट के लिए, या दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है कि वह कॉरपोरेट और एक नए चकाचौंध भारत की तरफ जाएगा? बिल्कुल जी। देखिए, एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, जो इकोनॉमी है इसके मूल में रेलवे है। तो कहते हैं 365 डिग्री इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कच्चा माल, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट सब रेलवे ले जाती, फिनिश्ड स्टील, सीमेंट सब रेलवे ले जाती। खास बात यह कि पावर जो है आपकी, जो कि दिखाई नहीं देती, 70% सब कोयले से है। पावर की कॉस्ट में 60% कोयले की कॉस्ट है, उसका 50% फ्रिट। तो जो रेलवे करती है इससे टोटल इकॉनमी प्रभावित होती, लेकिन हमारे नस में इतनी वो बस गई है कि हम इसको भूल जाते हैं। तो ये तो है ही है जो रेलवे करेगी। और जैसे जैसे आप रेलवे से बढ़ेंगे, देखिए साहब, रोड के मुकाबले रेलवे की इनपुट कॉस्ट 1/10 है, एनर्जी कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट 1/4 है, पॉल्यूशन करीब करीब नगण्य है। तो जैसे जैसे आप रेलवे की तरफ जाते जाएंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और एक एग्जाम्पल जो ममता जी ने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था, चाइना का। आज़ादी के वक्त जब आप 53,000 किलोमीटर थे, चाइना 22,000 किलोमीटर था। आज आप 65,000 किलोमीटर है, चाइना 1,22,000 किलोमीटर है। पिछले वर्ष आपने चाइना से मत तुलना कीजिए, क्योंकि हमें लगता है आलू का उत्पादन भारत में दुगना होता था, उस समय लोहा दुगना निकलता था, कोयला दुगना निकलता था, गेहूं दुगना होता था, और 25 साल में पूरा उलट गया खेल। तो नहीं, तुलना इसलिए है, देखिए चाइना ने कहा 2050 तक वो अपना नेटवर्क 2,75,000 किलोमीटर कर देगी। भारत की आबादी शायद चाइना के बराबर हो, शायद थोड़ी सी ज़्यादा। हमारी आकांक्षाएं,
हमारा जीवन भी उसी प्रकार से अच्छा होना चाहिए। और जितनी सरकार की प्लान है वो उसमें कोई मतभेद नहीं है। आप ध्यान दीजिए, रेल मंत्री किस नजरिए, हम एक मिनट छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। अंशुमन तिवारी जी बताइए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत सरकार बढ़ नहीं पा रही है, उसमें कहा गया कि भूमि अधिग्रहण का मसला था, जीएसटी का मसला है, लेकिन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन इस दौर में, राजनीतिक टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ा है, संघीय ढांचे को लेकर हर राज्य कह रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन भी चाहिए रेलवे को राज्यों के साथ, उसके बाद वो उम्मीद जगेगी। तो आपको लग रहा है ये बजट उस दिशा में देख पाएगा? मुझे सुरेश प्रभु बहुत कंजर्वेटिव साउंड करते लग रहे हैं, माफ़ करिएगा। वो रेडिकल साउंड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने बात को स्वीकार किया, जैसा मैंने पहले कहा कि रेलवे कंजेस्टेड है। जब तक आप रेलवे के नेटवर्क को फ्री नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी, जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी ट्रेनें समय से नहीं चलेंगी, और ट्रेनें समय से नहीं चलेंगी तो आप मार्केट में ट्रांसपोर्ट में अपना हिस्सा गंवाते चले जाएंगे। और रेलवे इसी वेशियस डेट ट्रैप में, इसी साइकिल में फंसी हुई है। अभी चाइना की बात दत्त साहब कह रहे थे, चाइना और भारत के बीच में चाइना का मैं आपको डेटा देता हूं कि उसकी फ्री ट्रेड 72% है, और इंडिया की 72% है, और चाइना की 96% है। रेलवे पर पैसेंजर 54 पैसे कॉस्ट करती है और 26 पैसे रिटर्न लेती है। तो ये ऐसी रेडिकल चीजें, इनको अगर आप भारत की 20 साल पहले की परिस्थिति से तुलना करें तो 20 साल पहले हम इसी स्थिति में थे। रेलवे 20 साल में उतना आगे नहीं बढ़ी जितना देश बढ़ गया। देश ज्यादा तेज बढ़ा, रेलवे पिछड़ गई। तो आज जब सुरेश प्रभु बात कर रहे थे तो इससे एक पत्रकार होने के नाते मैं ये इन्फ्रेंस ड्रा कर सकता हूं कि सुरेश प्रभु कुछ नई पैसेंजर अमेनिटीज की घोषणा करेंगे, शायद कुछ प्रीमियम सर्विसेज लेकर आएंगे, शायद ये सुविधा देंगे कि आप ज्यादा पैसा दीजिए तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। लेकिन जो बुनियादी समस्या रेलवे की 3 है कि रेलवे के पास स्पीड नहीं है। हम दुनिया में 25 किलोमीटर की सबसे धीमी गति की ट्रेनें चलाते हैं। चीज बताइए, आप जो इतना सब बता रहे हो, बीच में एक एनजीओ ने एक डाटा रिलीज किया, उसने बताया कि पूरे देश भर में जो कंप्यूटर से आप टिकट ले रहे हैं, कई जगहों पर अभी भी खिड़कियां हैं, उसमें रेलवे के जितने अधिकारी को नौकरी मिली हुई है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा दलाल सक्रिय है। ये कैपेसिटी का चैलेंज है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे रिजर्वेशन नेटवर्क है, पर फिर भी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, तो जब आप कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात करेंगे तो तब उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास बजट में पैसा और रेवेन्यू कहाँ है, उस कैपेसिटी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। वहीं मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि बिजनेस और फाइनेंसेस। रेलवे का फाइनेंस इतना शैटर्ड है, और पिछले 20 साल में रेलवे को रेलवे कंपनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती तो शायद ज्यादातर इन्वेस्टर बेचकर भाग चुके होते। रेलवे में कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेलवे को रिसोर्सेज चाहिए उन सारे कामों को करने के, और वो रिसोर्सेज कहां से निकलेंगे? हम इस पर आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार एक शब्द भर निकल गया था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, संघ परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया, मंत्री को बयान वापस लेना पड़ गया। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने